किसी भी प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करने के लिए हम चीज़ों को दो पर्सपेक्टिव में रखकर सोच सकते हैं। पहला है क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव एंड सेकंड वन इज डेवलपर पर्सपेक्टिव। क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव में अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या फिर एक बिजनेसमैन है जो अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन को डेवलप कराना चाहते हैं, उन कंसीडरेशंस को रखते हैं। एंड द सेकंड इज डेवलपर पर्सपेक्टिव। डेवलपर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए, अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और आप किसी प्रोग्रामिंग को एज अ करियर लेके चलना चाहते हैं, देन चीज़ों को हम डेवलपर पर्सपेक्टिव में रखते हैं। तो अगर किसी प्रोग्रामिंग को आपको सिलेक्ट करना है तो पहले आपका पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, कि आप एक डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर अपनी एक वेबसाइट या एप्लीकेशन को डेवलप कराना चाहते हैं। तो दोनों ही चीज़ें कंपेयर की जाती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करने के लिए। अब PHP के लिए अगर देखा जाए तो पहले हम बात करते हैं क्लाइंट पर्सपेक्टिव की। अगर आप एक क्लाइंट हैं, इंडिविजुअल हैं जो अपनी वेबसाइट को बनवाना चाह रहे हैं, और आप बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, एक बड़ी कंपनी भी हो सकते हैं जो अपनी वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि आपका बजट कितना है। आपको लाइसेंस तो नहीं लेना पड़ रहा है किसी प्रोग्रामिंग के लिए। अगर लाइसेंस लेना पड़ रहा है तो उसकी कॉस्ट क्या आने वाली है। देन आपको सर्वर में कितना कॉस्ट है, क्योंकि बिना सर्वर के तो एप्लीकेशंस चलते नहीं हैं। तो आपको ओवरऑल सारी कॉस्ट को एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके बजट से बाहर ना चली जाए। तो उस बेस में भी आप प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करते। अगर आप एज अ क्लाइंट जा रहे हैं तो आपको फ्यूचर को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि आपने डेवलप तो करा लिया है, लेकिन क्या आगे आने वाले टाइम में आप अपने एप्लीकेशन को मेंटेन कर पाएंगे। डेवलपमेंट के साथ साथ हम मेंटेनेंस के बारे में भी सोचते हैं, थोड़ा फ्यूचर एनालाइज करना पड़ता है। और इसमें हम देखते हैं कि डेवलपमेंट तो हो गया है, लेकिन आगे जो मेंटेन करने में जो कॉस्ट आने वाली है, क्योंकि एप्लीकेशन एक बार डेवलप हो जाता है तो थोड़ी बहुत कमियां आती हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, फ्यूचर चेंज होता रहता है, एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, आपके नए क्लाइंट्स आएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी, तो आपको एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना पड़ता है टाइम टू टाइम, एंड यू हैव टू मेंटेन दैट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको देखनी पड़ती है कुछ हद तक, कि आप अपने एप्लीकेशन को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और अगर कर पाते हैं तो आप उसके लिए कितना पे करना चाहते हैं, कि आपकी कॉस्ट क्या है मेंटेनेंस की, कि आप पर ईयर इतना पे करेंगे अपने एप्लीकेशन को मेंटेन करने के लिए, या फिर आपका कोई बजट है, या फिर आपका बजट ही नहीं है मेंटेनेंस के लिए, सिर्फ आप डेवलप करना चाहते हैं और फिर आप आगे कुछ नहीं सोच रहे हैं। इसके अलावा सर्वर्स की कॉस्ट होती है, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपके पास सर्वर्स होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्शन, एंड हमें इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। तो ये मेंटेनेंस में ही आ जाते हैं, क्योंकि ऑन गोइंग एक्सपेंसेस होते हैं और इनके बारे में भी हमें सोचना पड़ता है। अगर आप किसी ऐसी प्रोग्रामिंग के थ्रू जाते हैं जैसे कि .NET या जावा हो गया, ऑलरेडी इनके सर्वर्स थोड़े महंगे होते हैं बजाय कि किसी ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग के। अगर आप PHP या पाइथन की बात करें तो आपको ईजिली लाइनक्स सर्वर इज़ इनफ फॉर दैट। लाइनक्स सर्वर आप यूज़ कर सकते हैं और आपको ईजिली मिल जाएगा, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती है, वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एज ए क्लाइंट हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं। एज अ डेवलपर आपको देखना पड़ता है कि आगे स्कोप क्या है प्रोग्रामिंग का, क्या इस प्रोग्रामिंग में जॉब्स हैं। आप करियर तो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग में जॉब ही नहीं है और आपको कहीं प्लेसमेंट ही नहीं मिल पाएगी, अगर आपको कहीं प्लेसमेंट नहीं मिल पाती है तो उस प्रोग्रामिंग को सीखना ही बेकार है। तो इन दोनों पहलुओं को पहले देखा जाता है। क्लाइंट पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि बजट हमारे जो भी डेवलपमेंट कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है वो हमारे बजट में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप डेवलपर पर्सपेक्टिव से सोचें तो आप इजी टू लर्न लैंग्वेज के लिए जा रहे हैं और करियर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपके लिए वो प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करना बेकार है।
क्लाइंट पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो इसके लिए दूसरा कंसिडरेशन हो सकता है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अगर एक बिजनेसमैन है या फिर कोई इंडिविजुअल है जिसकी वेबसाइट बननी है, और अब वेबसाइट बनवाएंगे किससे? डेवलपर्स होने चाहिए। अगर डेवलपर्स ईजिली अवेलेबल नहीं हैं तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी वेबसाइट को बनवाने के लिए। आपने प्रोग्रामिंग तो सिलेक्ट कर ली है, और प्रोग्रामिंग ऐसी सिलेक्ट की है जिसमें डेवलपर्स का मिलना मुश्किल हो रहा है। आपने एक ऐसी प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट कर लिया है जिसमें डेवलपर्स की संख्या बहुत ही कम होती है और ज़्यादा लोग उसमें अपना करियर नहीं बना रहे होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, आपको डेवलपर्स को ज़्यादा सर्च करना पड़ता है और डेवलपर्स को ज़्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि डेवलपर्स कम है। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल अप्लाई हो जाता है कि आपको डेवलपर्स की डिमांड तो है लेकिन डेवलपर्स ऑलरेडी बहुत कम है, सप्लाई कम है, तो आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप एप्लीकेशन के बारे में सोच रहे हैं, डेवलप कराना चाह रहे हैं, तो आपको पहले सोचना चाहिए कि ऐसी प्रोग्रामिंग को आप सिलेक्ट करें जिसमें आपको डेवलपर्स ईजिली मिल जाएं। तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करने के लिए एज अ बिजनेसमैन, एज अ क्लाइंट। पीएचपी प्रोग्रामिंग के केस में ये जो क्राइटेरिया है बहुत ही ईजिली फुलफिल हो जाता है, क्योंकि पीएचपी प्रोग्रामिंग में आपको लार्ज नंबर ऑफ डेवलपर्स मिलेंगे। बिगनर्स आपको मिलते हैं, इंटरमीडिएट आपको मिलते हैं, एडवांस लेवल आपको मिलते हैं, इवन एक्सपर्ट लेवल प्रोग्रामर्स भी आपको मिलते हैं। तो आपका एप्लीकेशन का लेवल क्या है? अगर आप छोटा एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि कोई बिगनर लेवल प्रोग्रामर आप इसको कर सकता है, तो आपको इजीली प्रोग्रामर्स मिल जाते हैं। अगर इंटरमीडिएट लेवल का प्रोग्रामर चाह रहे हैं तो भी इजीली मिल जाएगा। एक बिजनेसमैन, एक क्लाइंट के लिए रिसोर्सेज का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, और पीएचपी में वो रिसोर्सेज बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। अगर हम रिसोर्स अवेलेबिलिटी की बात करते हैं और रिसोर्स अवेलेबिलिटी को एक क्राइटेरिया लेकर चलते हैं, तो कोई भी क्लाइंट पीएचपी प्रोग्रामिंग को विदाउट एनी हेजिटेशन सेलेक्ट कर सकता है। वहीं पे अगर हम डेवलपर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, रिसोर्स अवेलेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। डेवलपर के लिए रिसोर्सेज होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के डॉक्यूमेंटेशन, ऑनलाइन हेल्प, गाइड्स या फिर एक्सपर्ट एडवाइस। एंड एज अ डेवलपर अगर आपने करियर बना रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, फोरम्स हैं, ब्लॉग्स हैं, या फिर इंटरनेट पे कोई हेल्प है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है प्रोग्रामिंग के लिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं ऑनलाइन, देन यू आर गुड टू गो, आप उस प्रोग्रामिंग के लिए जा सकते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो फिर आपको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ सकता है उसे सीखने के लिए, एंड आप रिसर्च हिट एंड ट्रायल्स वाली कैटेगरी में आ जाते हैं कि आप अपने आप ही कुछ ना कुछ ट्राई करते रहेंगे और उसे सीखते रहेंगे इस तरीके से, और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। समटाइम्स क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स होती हैं। आपको एडमिन पैनल भी चाहिए होता है कि आप अपने आप ही सारा कंटेंट मैनेज करें, और आपको लॉगिन सिस्टम, रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड पेमेंट गेटवेज, वो काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, काफ़ी फीचर्स चाहिए होते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, और आपका बजट भी कम होता है। उस केस में क्या होता है कि एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन आ जाती है। फिर डेवलपमेंट कंपनी या डेवलपर्स थोड़े हेजिटेट करते हैं आपके लिए एप्लीकेशन बनाने के लिए, या फिर क्लाइंट थोड़ा हेजिटेट फील करते हैं। क्लाइंट थोड़ा हेजिटेटेड फील करते हैं कि हम एक बड़ी कंपनी को हायर करें या छोटी कंपनी को हायर करें, किसी फ्रीलांसर को हायर करें, तो ये सिचुएशन थोड़ी अजीब आ जाती है। इस तरह के सिनेरियो में जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो है ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स। और पीएचपी प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क अवेलेबल है। इसमें आपको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स मिल जाएंगे, एंड आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे,
आपको फोरम्स मिल जाएंगे एंड ब्लॉग सॉफ्टवेयर्स, इवन आपको फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे जो आपको कस्टम डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और आपकी कॉस्ट को काफ़ी कम कर देते हैं। इससे क्या होता है, अगर इनका यूज़ करते हैं तो डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि काफ़ी फीचर्स उनमें ऑलरेडी अवेलेबल्स होते हैं, जैसे लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, यूजर सिस्टम, कंटेंट को मैनेज करना, एडमिन पैनल्स, ये सब ऑलरेडी उनमें होते हैं। तो क्लाइंट को इन सभी फीचर्स के लिए पे नहीं करना पड़ता है, और इसके अलावा अगर उनकी कोई कस्टम रिक्वायरमेंट होती है तो सिर्फ उनके लिए पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों सेफ हो जाते हैं। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स को, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स को या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके डेवलपर कम कॉस्ट में, कम ऑफर्ड में एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है क्लाइंट को, ऐसे क्लाइंट को जिसका बजट कम होता है। तो यहाँ पे क्लाइंट भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और डेवलपर भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। डेवलपर को कम काम करना पड़ता है ओपन सोर्स फ्रेमवर्क की वजह से, और क्लाइंट को कम पे करना पड़ता है, और दोनों को ही सॉल्यूशन मिल जाता है। क्लाइंट को उसका एप्लीकेशन मिल जाता है, डेवलपर को जॉब मिल जाती है। अगर हम कहें कि ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स के बेस पे भी हम किसी प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी को क्विक डेवलपमेंट चाहिए होता है कि आपको एप्लीकेशन बनानी है, आपको बिजनेस स्टार्टअप चाहिए, आप स्टार्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस को और आपको अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है, तो आप वेट नहीं करेंगे 5 महीने 6 महीने कोई स्क्रैच से बनाए और एक एक फीचर्स को पूरा कोड करे और फिर आपको 3 या 4 महीने के बाद एप्लीकेशन को प्रोवाइड करें। तो ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि आप विद इन अ वीक आपको एप्लीकेशन चाहिए होता है, वेबसाइट लॉन्च करनी होती है, देन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क इज़ द बेस्ट चॉइस। और PHP के केस में क्या होता है कि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्डप्रेस है, जूमला है, ड्रूपल है, एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में मैजेंटो है। तो आप अपनी किसी भी तरह की वेबसाइट, भले वो ई कॉमर्स ई शॉप हो या फिर एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो, नॉर्मल वेबसाइट हो कि आपका कोई भी टीम मेंबर बैठे और पेजेस को क्रिएट करे या कंटेंट को चेंज करता रहे आपके लिए, तो ये सारे काम उसमें पॉसिबल हो जाते हैं। और अगर PHP को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स के कंसिडरेशन को भी हम एक क्राइटेरिया मान सकते हैं PHP प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करने के लिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि क्लाइंट पर्सपेक्टिव में हमें थोड़ा फ्यूचर एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन लॉन्ग टर्म चलने वाली है और नए नए फीचर्स आपको ऐड करने हैं। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो आप डेवलपर हायर कर रहे हैं और जो प्रोग्रामिंग आपने सेलेक्ट की है, तो क्या वो डेवलपर्स उस प्रोग्रामिंग को यूज़ करके नए फीचर्स को ईजिली ऐड कर पाएंगे आपकी एप्लीकेशन में कि नहीं। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग आपने सेलेक्ट की है, आपके डेवलपर्स उसे ईजिली लर्न कर सकते हैं, नए फीचर्स को ईजिली ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है क्लाइंट के लिए अपने एप्लीकेशन को एक्सटेंड करने के लिए। अगर आप अपना एप्लीकेशन एक्सटेंड करना चाह रहे हैं और आपका डेवलपर प्रोग्रामिंग को पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर प्रोग्रामिंग के अंदर वो एबिलिटी नहीं है, वो फीचर्स नहीं है जो आपको अपनी एप्लीकेशन में चाहिए, तो आपने गलत प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट कर लिया है। तो थोड़ा फ्यूचर एनालाइज आपको करना चाहिए था और आपको देखना चाहिए कि आपने जो प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट किया है, जिस प्रोग्रामिंग को भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, कि वो इजी टू लर्न है आपके डेवलपर्स के लिए, आपकी टीम के लिए, क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर में जब आप अपने एप्लीकेशन को एक्सटेंड करते हैं, मेंटेन करते हैं और नए फीचर्स उसमें ऐड करते हैं। इसके अलावा देखा जाता है कि अगर आप फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं या फिर किसी नए टीम मेंबर को हायर कर रहे हैं, तो क्या ये प्रोग्रामिंग इतनी ईजी है कि आप किसी भी नए मेंबर को अपनी टीम में लाके उसे कंफर्टेबल फील करा सकें अपने एप्लीकेशन के लिए, और आपके एप्लीकेशन को समझना आसान हो, उसे इंटीग्रेट एक्सटेंड करना आसान हो और उसे मेंटेन करना आसान हो नए मेंबर के लिए भी। तो एक प्रोग्रामिंग की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि नया मेंबर प्रोग्रामिंग को कितनी जल्दी ग्रास्प करता है और वो नए फीचर्स को कितनी जल्दी ऐड कर पाएगा। अगर प्रोग्रामिंग फ्लेक्सिबल नहीं है और कॉम्प्लेक्स है तो फिर थोड़ा टफ हो जाता है डेवलपर्स के लिए भी उसे मेंटेन कर पाना। वहीं पे अगर आप डेवलपर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो प्रोग्रामिंग इजी टू लर्न होनी चाहिए। अगर कोई भी डेवलपर, नया डेवलपर है या फिर पुराना डेवलपर है,
नया डेवलपर है उसे अपनी शुरुआत करनी है, और अगर प्रोग्रामिंग इजी टू लर्न नहीं है तो फिर वो टफ हो जाता है उसके लिए मैनेज करना, और वो क्विट कर देगा। और अगर आप पुराने डेवलपर हैं और आप एक लेवल तक प्रोग्रामिंग जानते हैं और आप नए फीचर्स में अपने आप को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो अगर प्रोग्रामिंग थोड़ी रिजिड होगी तो आपको नए फीचर्स के साथ अपग्रेड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं। इट्स बेटर कि आप इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग को ही सिलेक्ट करें, और PHP एक इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग है। अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हैं, अगर आप C जानते हैं और आपको बेसिक नॉलेज भी है, तो आप इजीली इसे ग्रास्प कर लेंगे। आप क्लाइंट हैं या फिर एक बिजनेसमैन है या एम्प्लॉयर हैं, इवन आप एक इंडिविजुअल हैं जो अपना एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए होगी कि आपका बजट। क्लाइंट हमेशा बजट के लिए ही सोचते हैं कि खर्चा कम करना पड़े। कोई भी बिजनेसमैन है वो हमेशा इसी बात के लिए सोचेगा कि हमें खर्चा कम करना पड़े और हमारा एप्लीकेशन तैयार हो जाए। तो मेंटेनेंस की जब बात आती है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्चा हो और हमारा एप्लीकेशन मेंटेन और चलता रहे, फ्लॉलेस चलता रहे। तो PHP में अगर आप जाते हैं और PHP के रिसोर्सेज को आप हायर करते हैं, या फिर PHP सर्वर्स की अगर हम बात करते हैं, या फिर किसी भी PHP एप्लीकेशन में आने वाले खर्चे की अगर हम बात करते हैं और फिर उसे कंपेयर करते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ, तो PHP बहुत लो कॉस्ट मेंटेनेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपको मेंटेन करने में बहुत ही लो कॉस्ट आने वाली है। इसलिए क्लाइंट इसे कंसीडर करते हैं, इसे इजीली कंसीडर किया जा सकता है किसी भी वेब एप्लीकेशन के लिए। अगर क्लाइंट एक ऐसी प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट कर रहे हैं जो उनके लिए इजी लो कॉस्ट मेंटेनेंस प्रोग्रामिंग है, तो इसका इम्पैक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर भी आने वाला है। अगर ज़्यादा क्लाइंट्स PHP में अपने एप्लीकेशंस को बनाएंगे तो सीधी सी बात है कि जॉब्स भी ज़्यादा PHP प्रोग्रामिंग्स में होंगी। ज़्यादा एप्लीकेशन बनेंगे तो ज़्यादा डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो डेवलपर्स का फ्यूचर भी एक तरीके से देखा जाए तो लो कॉस्ट की वजह से डेवलपर्स का फ्यूचर भी डिसाइड हो जाता है इस प्रोग्रामिंग में। तो ज़्यादा एप्लीकेशंस अगर PHP में डेवलप होते हैं तो ज़्यादा जॉब्स भी PHP में ही होंगी। तो लो कॉस्ट मेंटेनेंस की वजह से क्लाइंट्स को भी फ़ायदा हो रहा है और यहाँ पे डेवलपर्स के लिए भी जॉब क्रिएट होती है। देखा जाए तो सभी क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। हम और भी क्राइटेरिया इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने कुछ ही बातें डिस्कस की हैं, जैसे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स हो गए, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई है, या फिर इजी टू लर्न हो गया है। इस तरह के कुछ ही फीचर्स को हमने कंपेयर किया है। इवन रिसोर्स अवेलेबिलिटी हो गया है। लेकिन अगर हम देखें बहुत ही शॉर्ट में, अगर हम किसी भी सिनेरियो को देखते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करने की बात करते हैं, तो सिर्फ दो ही पर्सपेक्टिव होते हैं, दो ही नज़रिए होते हैं और दो ही बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले अगर हम क्लाइंट हैं और क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो क्लाइंट को सिर्फ बजट चाहिए, अपने बजट में उसे अपना एप्लीकेशन चाहिए होता है। तो अगर आप एक क्लाइंट हैं और आपके बजट में एप्लीकेशन बन रहा है और फ्यूचर को एनालाइज करके आप देखते हैं कि फ्यूचर में आने वाली सभी रिक्वायरमेंट्स को प्रोग्रामिंग पूरा कर रही है और आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, तो फिर आपके लिए वो प्रोग्रामिंग सही है, भले वो जावा हो, .NET हो या फिर PHP हो। दूसरा, अगर हम डेवलपर पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हमें ये सोचना होता है कि फ्यूचर में क्या हमारी जॉब सस्टेन कर पाएगी इस प्रोग्रामिंग को लर्न करने के बाद। तो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने वाले हो किसी प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करके, लर्न करके, देन आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप उस प्रोग्रामिंग के साथ जा सकते हैं।